भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब युवाओं का ध्यान हो रहा है, अब उनके मुखारबिन से अपनी बात को सुनेंगे। इसका कुछ बात सबसे पहले तो मखदूमपुर की इस पवन धरती को मैं नमन करता हूं कि क्योंकि मैं पहली बार आज मखदूमपुर की धरती पर आया हूं और साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी हमारे भाइयों, हमारे साथी, हमारी माताओं बहनों और हमारे दोस्तों, मैं सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सभी को अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई, हमारे दोस्त सुभाष दांगी जी को और हमारे प्रत्याशी और भावी विधायक प्रेम पासवान जी को, दिलीप पासवान जी को, हमारे गार्जियन मेहता जी को, मैं इन सभी को मैं अपना अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, हम मेन मुद्दा पे आते हैं। इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि आज हम लोग एकत्रित क्यों हुए हैं। एकत्रित होने का मुख्य वजह यह है कि मखदूमपुर के तकदीर को कैसे बदलना है, मखदूमपुर को एक अच्छी और एक विकसित जिला और एक विधानसभा को कैसे बनाना है। जिसके लिए यहाँ पे हम एक प्रत्याशी ढूंढने का काम कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने नगेंद्र को याद किया और मैंने नगेंद्र को फोन करने के बाद बोला कि मुझे मखदूमपुर को एक विकसित मखदूमपुर बनाना है, इसके लिए मुझे एक अच्छे प्रत्याशी की जरूरत है। तो मखदूमपुर के लिए मुझे अच्छे प्रत्याशी की जरूरत है। तो नगेंद्र ने कहा कि ठीक है सर, मैं एक अच्छे प्रत्याशी को लेकर आता हूं आपके पास। हम कि बिल्कुल आप लेकर आओ। जैसे ही मैंने प्रेम पासवान से मिला तो जिस तरह से एक जौहरी हीरा को पहचानने में 1 सेकंड नहीं लगाता है, उसी तरह से जब मैंने प्रेम पासवान को मिला तो 1 सेकंड भी मैंने देर नहीं किया इनको पहचानने में। और उसी समय मैंने बोला कि आप मखदूमपुर विधानसभा की तैयारी कीजिए और मैं आपके साथ हूं और सभी जनता के साथ साथ पूरे टीम भारतीय लोक चेतना पार्टी आपको मखदूमपुर विधानसभा से जिताने का काम करेगी। अब सवाल यह है कि हमारे प्रत्याशी और हमारे पार्टी दूसरे पार्टी से अलग कैसे है। तो मैं आपको अंतर बताता हूं कि जो दूसरी पार्टी है वो किसी भी प्रत्याशी को फाइनल करता है, अपने प्रत्याशी को टिकट देता है तो उसका 3 सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे जितने भी घटक दल की सरकार हो या पार्टी हो, उन लोगों का पहला क्राइटेरिया, पहला जो योग्यता होता है कि प्रत्याशी पैसे वाला होना चाहिए। सही बात है या नहीं? दूसरा क्राइटेरिया होता है कि प्रत्याशी क्रिमिनल होना चाहिए और तीसरी सबसे ज्यादा होता है कि प्रत्याशी समाज और राष्ट्र के बारे में नहीं बल्कि खुद अपने बारे में सोचने वाला होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो भारतीय लोक चेतना पार्टी की जो क्राइटेरिया है टिकट देने की, हमारी पहला क्राइटेरिया है कि प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि प्रत्याशी एक साधारण एक गरीब परिवार से होना चाहिए। और उसका उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देता हूं। राजकुमार जी आइए इस हॉल में, इधर आइए। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं कि इनसे गरीब यहाँ पे कोई नहीं है। इनके पास चप्पल पहनने का भी पैसा नहीं था। इनको मैंने आखिरी से प्रत्याशी बनाने का काम किया था। सोचिए मेरा क्या क्राइटेरिया है। ये आप लोगों के सामने नमूना है। इस प्रत्याशी के पास ना तो कुर्ता पैजामा खरीदने का पैसा था, ना तो चप्पल खरीदने का पैसा था। ऐसे ईमानदार लोगों को मैंने प्रत्याशी बनाने का काम किया था। ऐसा नहीं था कि अतिरिक्त विधानसभा से मुझे कोई प्रत्याशी नहीं मिला था, लेकिन जब मैंने इनसे मिला तो इनके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था कि सर हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब मैंने इनकी बातों को, इनकी जज्बा को सुना तो इनको मैंने प्रत्याशी बनाने का काम किया।
दूसरा उदाहरण दिलीप पासवान जी को मैंने बाराचट्टी से टिकट देने का काम किया था, क्योंकि इनकी विचारधारा से मैं 1 साल से मैं प्रभावित था। ये भी आपके सामने देख रहे हैं कि मैं किस तरह से प्रत्याशी को चुनता हूं। दिलीप पासवान जी एक युवा, एक ईमानदार, एक पढ़े लिखे और एक 90% समाज की बात करते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं। लेकिन दिलीप पासवान जी को भी विधानसभा में आने के पहले ही भ्रूण हत्या कर दिया गया। ये हमारा समाज, हमारा सरकार का ये हमारा विडंबना है कि किसी भी अच्छे प्रत्याशी को या अच्छे युवा को या अच्छे इंसान को राजनीतिक में नहीं आने दिया जाता है। सोचिए, एक प्रत्याशी को आने के लिए कैसे रोका जाता है कि बिना कोई गलती का, जब इन्होंने एप्लीकेशन डाला था कोई भी गलती नहीं है। वही अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करें जो एनडीए की प्रत्याशी है, उसमें गलतियां पे गलतियां हैं, फिर भी उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एक ईमानदार और जो एक बदलने की चाहत रखती है वैसे प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कैसे हमारा बिहार बदलेगा, कैसे हमारा समाज बदलेगा? जब एक प्रत्याशी को इतना सताया जाता है तो सोचिए, एक बिहार का युवा, एक बिहार का बेटा जो पूरे बिहार को बदलना चाहता है, उसको किस तरह से सताया जाता होगा। जैसे कि दिलीप पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी 1 साल पहले से रजिस्टर्ड थी, लेकिन जब एनडीए सरकार को लगी कि ये निशिकांत सिन्हा बिहार को बदलने की जुनून रखा है, कहीं ना कहीं एनडीए के वोट काटने का काम करेगा या हम लोगों को हराने का काम करेगा, हमारा सिंबल तक रोक दिया गया। और बड़े से बड़े ऑफर हमारे पास आया कि आप कोई राजनीतिक दल नहीं बनाइए, आप हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन कीजिए, हम आपको बड़े से बड़े नेता बनाने का काम करेंगे। हमने अपने भी आदमी से मैसेज भेजा कि निशिकांत सिन्हा सम्राट अशोक का वंशज है। निशिकांत सिन्हा एक शेर का बेटा है और एक शेर कभी भी गले में किसी का पट्टा बांधना पसंद नहीं करता है, अकेला घूमना पसंद करता है। और मैंने सभी प्रस्तावों को दरकिनार किया और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए आप लोगों के साथ कदम से कदम आगे चलने का काम किया। और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर प्रेम पासवान जैसे एक अच्छे, ईमानदार और एक पढ़े लिखे प्रत्याशी को आप लोग जिताने का काम करेंगे तो ये मखदूमपुर का नाम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन करने का काम करेंगे। क्योंकि आपके सामने जितने भी प्रत्याशी हैं, आप देखिए उस प्रत्याशी में और प्रेम पासवान के बीच में क्या अंतर है। जब एक प्रत्याशी अपने दूसरे दल से जब पैसा देकर टिकट लाने का काम करता है तो वो ऐसे प्रत्याशी आपको मखदूमपुर विधानसभा में क्या विकास करने का काम करेगा। जिस पार्टी से लोगों ने जो टिकट लेने का काम किया है और देने का काम किया है, उस पार्टी के अध्यक्ष, आप सभी को पता है, अपना शरीर का एक बाल देने का काम नहीं कर सकता, वो टिकट फ्री में देने का काम कैसे करेगा। और भारतीय लोक चेतना पार्टी के जो संरक्षक है, वो टिकट क्या, शरीर का खून का एक एक कतरा देने का काम करता है। ये अंतर है दूसरे पार्टी और भारतीय लोक चेतना पार्टी में। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छे प्रत्याशी को चुने ताकि आप अपने भविष्य और अपने आने वाले बच्चे का भविष्य को बदलने का काम करें। आप ऐसे ही किसी को अपना वोट देकर अपना वोट को खराब ना करें, बल्कि एक पढ़े लिखे युवा को, एक प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को आप विधायक बनाने का काम करें जो आपके बच्चे के साथ बैठने का काम करे, आपके बच्चे को भविष्य बनाने का काम करे, आपके मखदूमपुर विधानसभा को एक विकसित शहर बनाने का काम करे। आप खुद सोचिए, आपने वर्षों से सबको वोट देने का काम किया, आपने आरजेडी को वोट दिया, आपने जदयू को वोट दिया, आपने बीजेपी को दिया, आपने सबको वोट दिया। क्या आज फिर से आप आरजेडी को वोट देना पसंद करेंगे जो 20 साल पहले भी जंगल राज लेकर आया था, आज फिर से वो जंगल राज लेकर आएगा? आप अगर जदयू की बात करते हैं तो जब नीतीश बाबू का मानसिक स्थिति ठीक था तब तो बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में असफल रहे, तो आज तो उनका मानसिक संतुलन ही खराब है, तो वो आगे क्या वो विकसित बिहार बनाएंगे। और आपको भी पता है, सभी को पता है कि आज जदयू जैसी इतनी बड़ी पार्टी को
जो 90% के समाज लोग जदयू पार्टी चलाती थी, आज 10% के सोन जाति ने उस पार्टी को टेक ओवर करके और नीतीश बाबू को खत्म करने का काम किया है। ये सभी को भली बात ही पता है। अब बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी को आप कैसे वोट देंगे जो सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद तक ही अपनी राजनीति को सीमित रखा है। आप सभी को पता है कि जब भी चुनाव आता है सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात किया जाता है, ना कि विकास की बात किया जाता है। और अगर विकास की बात किया जाता है तो सिर्फ वो भाषणों और पेपरों तक ही सीमित रह जाता है, ना कि वो धरातल पे आने का काम करता है। और जो पार्टी बची, जहां से यहाँ जो इस विधानसभा से प्रत्याशी जो आपकी रीना पासवान जो खड़ी, रीना पासवान या क्या नाम है, हाँ रीना रानी, अगर उनकी अगर आप बात करें तो जो पार्टी से टिकट लेकर आए हैं वो पार्टी आपको पता है कि परिवारवाद और पैसा के अलावा और कुछ भी काम नहीं करती है। अब बात करें कि बिहार का भविष्य कौन है, आखिर बिहार में आप किस पार्टी को आप अपना पार्टी मानेंगे या किसको अपना नेता चुनने की बात करेंगे। तो अगर हम 90% समाज के नेता की बात करें तो नीतीश बाबू की आखिरी है। नीतीश बाबू के पास अब इतना संतुलन नहीं रहा कि वो बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के काम करेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम आरजेडी की, तो तेजस्वी यादव के पास भी वो ओहरा और एक गुण नहीं है कि वो बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करे, सिर्फ एक चांदी के चम्मच में खाने का काम करते। वो सभी को पता है कि अब बात रहा पासवान के जो बड़े नेता है तो अपने परिवार और पैसा के अलावा किसी को नहीं देखते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिलीप पासवान जैसे हजारों कार्यकर्ता का सपने को कत्ल करने का वैसे पार्टी काम किया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस पार्टी में आपको जगह नहीं है। और ये सभी को पता है कि जिस पार्टी जितना भी टिकट देने का काम किया है, कोई भी एक ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट देने का काम नहीं किया है, बल्कि सिर्फ पैसे लेकर टिकट देने का काम किया है। अब बात करते हैं मांझी जी की, अगर दलित समाज की पार्टी की, तो मांझी जी भी अपने परिवार तक सीमित है। अगर उनको जितना टिकट मिलता है तो सबसे पहले अपने परिवार को देने का काम करते हैं। तो अगर आप इसी सब पार्टी को आगे भी वोट करते रहे तो एक ईमानदार और एक साधारण परिवार का बेटा और भाई कैसे सदन में और विधान परिषद में जाने का काम करेगा। इसके लिए आप लोगों को अपने बीच से अच्छे लोगों को, ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्रेम पासवान को चुनने का काम किया। ऐसे लोगों को आप अगर चुनेंगे तो आपका मखदूमपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव होगा, पूरे बिहार में विकास होगा। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप अपने प्रत्याशी के ऊपर भरोसा करें। आपने बरसों से वैसे पार्टी को वोट दिया जो बिहार को कभी भी विकसित बिहार बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने खुद को विकसित बनाना चाहा। लेकिन ये जो पार्टी भारतीय लोक चेतना पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जो बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहता है, ना कि अपने प्रत्याशी को विकसित करना चाहता है। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर प्रेम पासवान जी को भी जिताते हैं तो ये भी अपने कमाई का, अपने सैलरी का एक एक पैसा अपने समाज के लिए समर्पित करने का काम करेंगे, ना तो खुद का घर बनाने का काम करेंगे। ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को आप जिताने का काम करें। और ये बिल्कुल भी संभव है, ऐसा नहीं है कि मखदूमपुर सीट आप जीत नहीं सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशी से बेहतर हर चीजों में हमारे प्रेम पासवान जी हैं। चाहे वो एकता की बात करें, चाहे ईमानदारी की बात करें, चाहे सोच की बात करें, चाहे जुनून की बात करें, चाहे जज्बा की बात करें, तो आप सभी लोग एकजुट हो जाइए ताकि ये आने वाला जो आपका भविष्य है, जो 5 साल है, फिर से पहले जैसा ना रहे और आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य एक बेहतर भविष्य हो। आप अच्छे प्रत्याशी को जिताइएगा। तो ये जो प्रत्याशी प्रेम पासवान जी है, ये आप लोगों के बीच से आए हैं, ना कि कहीं इधर उधर से आए हैं, और आपके समाज से है, आपके बीच से है। अगर ऐसे प्रत्याशी को भी आप नहीं जिताएंगे, ये अगर हार होगी प्रेम पासवान की, तो ये सिर्फ प्रेम पासवान की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे मखदूमपुर की एक एक ईमानदार जनता की हार होगी। ये प्रेम पासवान की अकेले की हार नहीं होगी। तो क्या आप खुद से अपनी हार करना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं? ये जवाब आप लोगों के पास होगा।
मैं आप लोगों के साथ हूं और प्रेम पासवान जी को जिताने के लिए मैं हर तरीके से अपना तन से, मन से, धन से मैं तैयार हूं और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि इनको जिताने के लिए आप लोग भी अपना तन से, मन से, जिनके पास धन है तो ठीक है, अगर धन भी नहीं है तो आप तन और मन से इनका सहयोग कीजिए और सारे राजनीतिक दलों को यहाँ पे आज मखदूमपुर विधानसभा में सभी का खटिया खड़ा करके प्रेम पासवान जी का खटिया बिछाने का काम कीजिए और इनको जिताने का काम कीजिए। और कैसे जीतना है इसके लिए हम लोग सभा करेंगे, हमारी पूरी यहाँ पे टीम आएगी, इसका पूरा एक प्रोसेस बनेगा कि किस तरह से किसके क्या जिम्मेदारी दिया जाएगा, कैसे टीम बनाया जाएगा, कैसे प्रखंड लेवल पे बनाया जाएगा, कैसे बूथ लेवल पे बनाया जाएगा। ये जीत बहुत आसान है, कोई मुश्किल जीत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी पार्टी से आया इसलिए उसी की जीत होगी और हमारी जो पार्टी है एक नई पार्टी है, हमारी जीतनी होगी। पार्टी कभी भी नहीं जीतती है, जीतती है तो सिर्फ उस विधानसभा की जनता जीतती है। अगर जनता खुद से जीतना चाहती है तो पार्टी कोई भी रहे, प्रत्याशी ईमानदार और प्रत्याशी के पास सोच बदलने वाली होनी चाहिए। तो वैसे ही प्रत्याशी को मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। अब आप लोगों का काम है कि अच्छे प्रत्याशी को संभालना और उनको जिताना। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि प्रेम पासवान जी के लिए आप लोग 15 दिन अपना 24 घंटा समर्पित कर दीजिए और प्रेम पासवान जी को जिताने का काम कीजिए, ताकि आने वाले समय में ये हमारा बिहार भी एक विकसित बिहार बने और मखदूमपुर का जितने भी जो समस्याएं प्रेम जी ने आप लोगों को बताने का काम किया, ये मैं चाहता हूं कि 5 साल भी नहीं लगेगा। प्रेम पासवान जी 1 साल में जितने भी समस्या है मखदूमपुर की, वो सब समस्या को समाधान करने का काम करेंगे। तो आप लोग सभी लोग पूरे दिल से लग जाइए, ताकि आने वाला जो 15 दिन समय है, बहुत कीमती समय, बहुत बहुमूल्य समय है और एक एक मिनट का बहुत कीमत है। तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे लोग आए और आगे भी जितने भी लोग आने वाले हैं या आप जिसको जानते हैं, सभी को प्रेम पासवान जी के बारे में बताने का काम कीजिए, हमारे विचारधारा के बारे में बताने का काम कीजिए, इनको जिताया कैसे जाए उसके बारे में आप लोग डिस्कस कीजिए। और एक दूसरे को टिप्पणियां करने से अच्छा है, एक दूसरे का शिकायत करने से अच्छा है, एक टीम वर्क की तरह काम कीजिए, ताकि एक संगठित हो, एक मंच पे आए और आने वाले समय में ये यहाँ पे खटिया छाप का झंडा लहराने का काम करे और फहराने का काम करे। और आने वाले समय में मैं ये आप लोगों के दावे के साथ कहता हूं कि 2030 की जो आग है उसकी चिंगारी 2025 में हम लोगों ने लगाने का काम किया है। और 2030 में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाला समय में 2030 में हमारी सरकार बनने का काम करेगी। इसके लिए 2025 में लड़ाई करना जरूरी है, चाहे हमारा 5 विधायक बने, चाहे हमारा 15 विधायक बने, लेकिन जितना भी विधायक बनेगा आने वाले समय में हमारा एक विधायक 100 विधायक के बराबर काम करने का काम करेगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज करवाया और प्रेम पासवान जी का समर्थन दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं और दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह से आप लोग प्रेम पासवान जी का साथ देते जाइए और 11 तारीख को अपना एक एक वोट प्रेम पासवान जी को खटिया छाप को दिलाने का काम कीजिए और मखदूमपुर को एक विकसित मखदूमपुर और एक विकसित बिहार बनाने का काम कीजिए। और इसी के साथ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय जगदेव। बस हो गया सर, आ रहे हैं, मिलके चले जाइएगा। चलिए जी।